चलिए बच्चों, अब हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन। और इसको मैं केवल अभी इंट्रोडक्शन दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से क्या मतलब है, रोटेशनल मोशन क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मतलब है कई सारा पार्टिकल, मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल्स कंबाइन होके एक सिस्टम बनाएं। ठीक है, उसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मतलब है कोई एक्टिविटी एक साथ करें। हम इस वाले चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, उसके मोशन के बारे में। मीन्स कई पार्टिकल्स से एक बॉडी बनेगी और वो बॉडी जो है रोटेशनल मोशन करेगी और उस रोटेशनल मोशन को हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, ये भी डायनेमिक्स का ही पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स हम जो है मोशन हो रहा है ये तो पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम उसका रीज़न भी पढ़ेंगे। ठीक है, किन किन रीज़न से वो मोशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपना चैप्टर का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब इसमें सबसे पहले मैं आपका रोटेशनल मोशन से पहले और भी मोशंस हैं उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, और जैसे कि एक टर्म हम यूज़ करने वाले हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो वो हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, हम क्या बात करने वाले हैं, रिजिड बॉडीज़ के मोशन के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब रिजिड बॉडीज़ होती क्या है, रिजिड बॉडी से मतलब क्या है, रिजिड मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो रिजिड मतलब ठोस है ना, कठोर, ऐसे उसका पर्यायवाची मिलता है ना, तो वो चीज़। तो अब ठोस कठोर ये चीज़ तो ठीक है, हाँ ऐसा है चलो। लेकिन हम अगर अब अपना फिज़िक्स की लैंग्वेज में अगर पढ़ें, कोई मतलब एक प्रॉपर टर्म देना चाहें इस ठोस कठोर या ऐसा कुछ, ऐसे डेफिनेशन बनाना चाहें अगर रिजिड बॉडी की, तो हम कहेंगे कि ऐसी कोई भी बॉडी, ठीक है, जिसमें कि पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी और डी के जो बीच में डिस्टेंस है वो, या ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है, मीन्स जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहे, चाहे वो यहाँ है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। ठीक है, चाहे वो मोशन कर रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो आपको रिजिड बॉडी का समझो में आ गया होगा कि रिजिड बॉडी क्या है। मीन्स बॉडी इन विच पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, डिस्टेंस इनके बीच में चेंज नहीं हो रही हो, तो होते हैं रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब रिजिड बॉडीज़ में हम जो पढ़ेंगे वो जैसे कि सिलेंड्रिकल सिलेंडर लेंगे हम। ठीक है, स्फीयर और डिस्क के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये सारी और भी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम रिजिड बॉडी समझ चुके हैं। ठीक है, इन शेप्स के बारे में हम बात भी करेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले रिजिड बॉडीज़ के मोशन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन के बारे में। तो उससे पहले, रोटेशनल मोशन से पहले हम और भी मोशन हो सकते हैं जो कि मे बी रोटेशनल तो है, उसमें साथ में भी कोई और मोशन हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए हमें और भी मोशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा बुक में सबसे पहला है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन से मतलब है कि जैसे एक, मैंने मान ली एक बॉडी है ए और बी। अब हमें पता है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है सेम मतलब रहेगी, फिक्स रहेगी, तो ये रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब मैं अगर इसको मूव कराऊँ, यहाँ से आगे मूव कराऊँ, और इसकी जो पार्टिकल्स की दूरी है ए और बी की, अगर मैं अब चेक करूँ तो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, अगर ये पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम
when changes its position is parallel, then we can say the motion is translational motion. अब यहाँ से यहाँ हमने इधर किया, अब आगे भी अगर हम करें तब भी अगर ये जो है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है अगर फिक्स रहता है, मतलब पैरेलल रहता है इसके, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ठीक है, अब इसको मैं एक और नाम दे सकती हूँ, ये लीनियर भी तो है, तो इसको मैं कहूँगी ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन या लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, अब मैं एक और अगर केस देखूँ कि मेरे पास ये ऐसे ही यही ऑब्जेक्ट को मैं अगर ए और बी जो पॉइंट्स है, अब मैं इसको थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में मैं इसको घुमाना चाहूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा, फिर हम यहाँ रखेंगे तो इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये क्या है, कर्व फॉर्म में ये पैरेलल तो है, ये डिस्टेंस हमेशा पैरेलल है, तो ट्रांसलेशनल तो है। ठीक है, बट ये अब केस लीनियर वाला नहीं रहा, अभी हो गया कर्वी लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा अभी ये। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ गए होंगे। ट्रांसलेशनल मोशन को हम लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है और कर्वी लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा हम केस ले रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन के बाद आपका जो है रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब रोटेशन से ही पता चल रहा है रोटेशनल मोशन यानी कि कैसा होगा, रोटेट कर रहा होगा, है ना। तो अब हम इसको अगर लें, कोई मैंने मान लिया एक बॉडी है, इसी को ले लेते हैं, ऐसा ही ए और बी कोई पॉइंट है। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि एक पॉइंट आपका फिक्स है। ठीक है, एक पॉइंट फिक्स हो और बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं वो उस पॉइंट के ऐसे उस पॉइंट के से सर्कुलर मोशन में मूव हों, इस तरीके से, मतलब ऐसे मोशन हो रहा है ना, तो ये जो है अब आगे ऐसे ही आगे मोशन हो जाएगा इन पार्टिकल्स का। तो बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो इस फिक्स पॉइंट के चारों ओर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, है ना, और ये पॉइंट लेकिन फिक्स है, तो इसको क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन। मीन्स रोटेशनल मोशन क्या होता है, जिसमें कि एक जो है पॉइंट पर हमें पाइवोट करना है, अपना जो बॉडी है एक पॉइंट पर पाइवोटेड होती है, पाइवोटेड से मतलब फिक्स है, वहाँ के चारों ओर उसको जो है मोशन शो करना है। तो अगर आपका कोई भी बॉडी एक जगह फिक्स है और एक पॉइंट पर पाइवोटेड है और उसके चारों ओर वो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो हम कहेंगे, और सर्कुलर मोशन मीन्स उसके सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, अब मैंने इसको कहा कि ये फिक्स है ना, ज़रूरी नहीं कि बॉडी फिक्स हो, पाइवोटेड मतलब एक जगह फिक्स ही हो, ये चीज़ पाइवोटेड ही हो। ठीक है, अब इसको मैंने तो फिक्स ले लिया था और इसके चारों ओर अब जैसे कोई चीज़ ऐसे है, मैंने मान लिया कोई, आप जैसे कि आप देखते होंगे राउंड राउंड घूमने का कोई भी चीज़, जैसे आप कोई धागा बांध के सर्कुलर मोशन कराते हैं तो पाइवोटेड है ना, तो रोटेशन हो रहा है। ठीक है, एक जगह फिक्स कर दिया और बाकी चारों ओर घूम रहा है वो ऑब्जेक्ट, है ना, तो वो क्या रोटेशन हो गया। अब लेकिन एक और तरीके से रोटेशन हो सकता है, इसमें तो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन अगर फिक्स नहीं हो तब भी रोटेशन हो सकता है। कैसे कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास पेन है,
ठीक है। अब मैं इस पे अगर मैं इधर से ऐसे मारती हूँ तो अच्छे से मतलब थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे मूव होने लग जाता है ना, सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल्स होने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे इसके। तो इट मीन्स कि ये जो पेन है या ऐसा कोई भी बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास, जो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसके चारों ओर सर्कुलर मोशन करेंगे। इसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो इस सेंटर ऑफ मास के चारों ओर सर्कुलर मोशन करने लग जाएंगे। और ये यानी कि सेंटर ऑफ मास फिक्स हो गया इस चीज़ में, मतलब फिक्स नहीं है, मूवेबल है, बट क्या है, एक पॉइंट के चारों ओर मोशन हो रहा है ना, तो इसे हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। तो इस केस में भी ये रोटेशनल मोशन है। ज़रूरी नहीं यानी कि हमारा जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो फिक्स हो, ठीक है, इट कैन बी मूवेबल, ठीक है। अब इस केस में आपको समझ आ गया होगा रोटेशनल मोशन क्या है, मीन्स आपका किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर मूव करना। सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। इसके अलावा अगर सेंटर ऑफ मास के चारों ओर अगर हमारा कोई बॉडी, अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें, सडन फोर्स, तो बॉडी हमारा सेंटर ऑफ मास के चारों ओर मूव होने लग जाती है। सेंटर ऑफ मास अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि सारा बॉडी का मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ मारेंगे ना मिडिल पे तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, हम इधर मारे हैं, उसके अलावा सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं भी मारेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो है पार्टिकल आपका मोशन करने लगेगा, ठीक है, अगर हमने फोर्स ऐसे अप्लाई की तो, ठीक है। तो समझ गए होंगे रोटेशनल मोशन क्या है, ठीक है। अब मैं छोटी सी टर्म्स बस इसके बारे में बताने वाली हूँ। रोटेशनल मोशन हम चैप्टर के बारे में ये इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो और जैसे लट्टू होता है, लट्टू ऐसा नहीं है कि वो फिक्स होता है, कहीं हम फिक्स रखते हैं, नहीं, उसका जो सेंटर है उसके चारों वो घूम रहा होता है ना, तो ये सारा केसेस हम रोटेशनल मोशन में ही है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो लीनियर और जो है रोटेशनल मोशन में हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन में और यानी कि रोटेशनल मोशन यानी कि एंगुलर मोशन, है ना, मतलब हम जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा हम जो है जो टर्म को शो करने का जो सिंबल है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मैं लीनियर मोशन और जो रोटेशनल मोशन है उसमें हम जो टर्म्स यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा बस ये डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे नया टॉपिक तो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर मोशन में जैसे हम डिस्प्लेसमेंट करते होते हैं तो हम जो है एक्स या जो है लीनियर में एस से शो करते हैं डिस्टेंस। जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, एस डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, है ना। या इसी केस में अगर हम लें तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मैं अब इसको थोड़ा सा क्लियर बना दूँ। अब ए और बी है, अब ये मूव हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये रहा बी, तो यहाँ से यहाँ मूव हुआ ना, तो यहाँ पे ये रोटेशनल मोशन में ये जो लीनियर वाला केस हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, तो ये इसको तो हम एस से लेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से लेंगे। और जो है आपका इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्या होता है, थीटा, ये जो केस है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम बात कर चुके थे, तो वो हम लेते हैं थीटा, ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटी की बात करें तो हम वी लेते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक्सेलरेशन जो लेते हैं वो ए लेते हैं, एक्सेलरेशन। अब हम ट्रांसलेशनल मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, लीनियर में, तो हम ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इस केस में होगा, सेंटर की तरफ, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा होता है, अल्फा लेते हैं हम, है ना। इसके अलावा हम एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन को किसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम इसको एफ से लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं आपका जो है टॉर्क, है ना, टॉर्क की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। टॉर्क इक्वल्स टू होगा आपका आई ओमेगा, ये आप पढ़ेंगे,
ठीक है। तो अब ये इसकी वजह से इसमें आया, तो अब ये F इक्वल्स टू होता है ma, है ना। अब मास वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या वर्क करता है, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम इसको पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और ये भी ओमेगा को भी हम जो है इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो ओमेगा नॉट ले लेंगे और फाइनल ओमेगा ले लेंगे, है ना। तो वो चीज़ हमें यानी कि ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लीनियर और रोटेशनल में काफ़ी, अगर ये चीज़ हम लेके चलेंगे ना इनका जो है रिलेशन, तो उससे क्या हमारा चैप्टर ईजी बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको इतना क्लियर हो गई होगी, दिक्कत तो मुझे बता दीजिएगा।